हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर में 53 यूनिट रक्त संग्रहित किया। चौधरी हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर द्वारा रविवार को विकास मेडिकल के संचालक हरिवल्लभ फरकिया की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अतिथि के रूप में पूर्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एस.आर. चावला, डॉक्टर बी.एस. साहनी, डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे आदि ने शिरकत की। संस्थान के सहयोग से आज हम यह रक्तदान शिविर यहाँ आयोजित करने जा रहे हैं। यह शिविर स्वर्गीय श्री हरिवल्लभ जी फरकिया की पावन स्मृति में आज हम यहाँ आयोजित कर रहे हैं। आज के शिविर के मुख्य अतिथि के रूप में परमानंदी डॉक्टर एस.आर. चावला साहब हमारे मुख्य अतिथि हैं। डॉक्टर जी.एस. साहनी IMA प्रेसिडेंट विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित है। संबंधित जानकारी मैं आप लोग को देना चाहती हूँ। रक्तदान के लिए एक तो उम्र का देखते हैं, तो 18 वर्ष से अधिक और 60 साल से नीचे के व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति रक्तदान करना चाहता है उसका हीमोग्लोबिन 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए। रक्तदान करने के पहले कुछ भोजन या नाश्ता किया हुआ होना चाहिए। खाली पेट आप रक्तदान नहीं कर सकते। डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का अगर इलाज चल रहा है या किसी और तरह की दवा चल रही है, 72 घंटे के अंदर किसी तरह की कोई दवा ली है तो वो व्यक्ति रक्तदान नहीं कर पाएगा। कोई चमड़ी की बीमारी का इलाज चल रहा है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज़ है, किसी को लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, ऐसे व्यक्ति का हम लोग रक्त नहीं लेते हैं। और भी किसी बीमारी का कभी कोई इलाज चल रहा है, कोई लंबा इलाज हुआ है, कोई ऑपरेशन हुआ है साल भर के अंदर, तो रक्तदान नहीं कर सकते। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। एक बार रक्तदान करने के बाद में पुनः रक्तदान आप 3 महीने बाद कर सकते हैं। जो पानी का लेवल है प्लाज्मा का, वो तो 24 घंटे में कवर हो जाता है। तो RBC बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अगला रक्तदान आपको 3 महीने बाद करना है। फिर भी जो भी रक्तदान करने आएगा उसका हम फुल चेकअप करेंगे, उसके बाद ही उनका फॉर्म भरते हैं और आपको फिट होने के बाद में ही हम ब्लड लेते हैं। ऐसे हर एक किसी का ब्लड हम नहीं लेते। और जो भी रक्तदान आप लोग करेंगे वो जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में इसके अलग से फ्रिज बने हुए हैं जिसमें 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर पे ब्लड एकत्रित किया जाता है। दान देते हैं तो सामने वालों को ये पता नहीं होना चाहिए कि दान किसको गया। और ये रक्तदान जो इस तरह का शिविर है उसमें हमको ये भी पता नहीं है कि हमारा ब्लड किसको लगेगा। तो ये हमारी तरफ से हुआ दान सबसे बड़ा दान होगा जिसमें सामने वाले को पता नहीं रहेगा ब्लड किसका लगा और किसका जीवन उस आपके ब्लड से चला। तो ये बहुत अच्छा दान है, इसको करना चाहिए और इसके लिए मैं चौधरी परिवार को धन्यवाद देता हूँ। और आए हुए सभी अतिथियों का मैं अभिनंदन करती हूँ और डॉक्टर चौधरी, सोनाली और परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो ऐसे काम करते रहें। और रक्तदान महादान होता है, इसलिए अच्छी ये वाला जो रक्तदान शिविर है ये लगाते रहें अपने हॉस्पिटल में। मैं चाहूँगी कि 1 महीने से एक बार ज़रूर लगाएं, ताकि है ना ये बताया हिमांशु दत्त पांडे ने कि महादान होता है और पता भी नहीं होता किसको क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद किया जा रहा है। आदरणीय श्री हरिवल्लभ जी फरकिया की स्मृति में ये बहुत ही एक अच्छा सामाजिक कार्य है और इससे काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जैसा कि मैडम ने बताया, एक रक्त से हम 3 जीवन दान दे सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा दान है और गुप्त है, जैसा डॉक्टर पांड्या ने बताया। तो इससे बड़ा अच्छा और कोई कार्य नहीं हो सकता और ये बहुत ही सराहनीय है। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। निश्चित ही डॉक्टर चौधरी बहुत बधाई की पात्र हैं जो उनके द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है। जैसा कि डॉक्टर अपने पांडे जी ने बताया कि ये वो दान है जो मालूम नहीं पड़ता है। आज बहुत कम लोग गुप्त दान करना पसंद करते हैं। दान सिर्फ अपने नाम के लिए, देवता के लिए करते हैं, लेकिन सिर्फ यही एक रक्तदान है जो उनकी जानकारी में नहीं होता है कि ये किसको लगा। बहुत अच्छी बात है आज इतना बड़ा कैंप लगाया जा रहा है। मैं इसकी सफलता की कामना करता हूँ और पूरे परिवार चौधरी परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं आशीर्वाद देता हूँ। इसी प्रकार से वो सामाजिक गतियों में लगे रहेंगे। मेरी ओर से पुनः इन्हें शुभकामनाएं। श्री हरिवल्लभ जी फरकिया की स्मृति में हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया और
जब मुझे इस आयोजन के लिए मैडम से बात करना पड़ी, मैडम ने तुरंत ही अपनी सहमति दे दी कि 16 तारीख को हम फ्री हैं, तो हमने इस कैंप को करने का प्लान बना दिया। उसके बाद फिर हमने इसके प्रचार प्रसार के लिए कई बैनर बनवाए, कैंप के लिए सोशल मीडिया पर भी हमने प्रचार किया। रक्तदान महादान जो कहा गया है, ये कोई ऐसे ही नहीं कहा गया। असली दान वही होता है जो गुप्त रूप से दान किया जाए। कोई भी दान करके आप उसका प्रचार प्रसार कर देते हो तो वो दान नहीं कहलाता है। रक्तदान के विषय में कई भ्रांतियाँ हैं जो मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ। कई लोग ये समझते हैं कि हमें बीपी है, हाई ब्लड शुगर है या किसी प्रकार की दूसरी बीमारी है तो हम दान नहीं कर सकते हैं, ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले और शुगर वाले मरीज भी रक्त दान कर सकते हैं, बस उनका शुगर और बीपी दोनों कंट्रोल होना चाहिए। कौन व्यक्ति नहीं कर सकता है? वो व्यक्ति जिनको कैंसर हो या किसी प्रकार की HIV हो, एड्स की बीमारी हो, हेपेटाइटिस B हो, हेपेटाइटिस C हो या फेफड़ों की बीमारी हो, हृदय की बीमारी हो, ऐसे व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। या ऐसे व्यक्ति जो शुगर वाले हैं लेकिन इंसुलिन पर है, वो व्यक्ति नहीं कर सकते ब्लड डोनेट। कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है और 18 से 55 साल की उम्र के बीच में है, वो रक्तदान कर सकता है। उसका वजन 45 किलो से ज़्यादा होना चाहिए और हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति सभी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं खून को बनाया नहीं जा सकता, खून कहीं पैदा नहीं होता है या ज़मीन से खोद कर नहीं निकाला जा सकता है। खून सिर्फ हमारे द्वारा जो दिया जाता है। कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड करने का विरोध किया। कक्षा 5वीं और 8वीं को बोर्ड किए जाने के विरोध में कुछ निजी स्कूल संचालकों ने एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कोरोना के कारण लगातार 2 वर्षों से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। ऐसे में कोरोना के बाद शिक्षा सत्र शुरू होते ही कक्षा 5वीं और 8वीं को बोर्ड किए जाने से अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। ज्ञापन में आरटीआई के भुगतान की मांग भी की गई है। वन क्लिक के माध्यम से आरटीआई फीस प्रतिपूर्ति सत्र 2021 की भुगतान की जाएगी, इस प्रकार का निर्देश जारी किया गया था, जिसके पश्चात में दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को शंका समाधान में यूट्यूब के माध्यम से संचालक महोदय द्वारा 14 अक्टूबर 2022 को भुगतान नहीं किया जाएगा, इस प्रकार का कथन कहा गया था, जिससे मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्रालय की छवि धूमिल हो रही है। साथ ही निजी विद्यालय संचालकों एवं यहाँ के कार्यरत स्टाफ कर्मियों की दीपावली की उपलक्ष्य में वेतन वितरण कैसे किया जाए, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। श्रीमान जी, आप इस पर त्वरित निराकरण कराएं और निजी विद्यालयों में भुगतान को तत्काल कराएं। दूसरा, आरटी फीस प्रतिपूर्ति सत्र 2021 में कई निजी विद्यालयों में निःशुल्क विद्यार्थियों को बिना कारण दर्शाए व बिना किसी सूचना के जिला परियोजना अधिकारी महोदय द्वारा अपात्र दर्शाया जाकर लॉक नहीं किया जा रहा है, जबकि विद्यार्थियों को ओटीपी एवं बायोमेट्रिक सत्यापन किए गए, जबकि समस्त सत्यापन नोडल अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया है, साथ ही शपथ पत्र भी लिया गया है। उसके बाद वर्तमान में जब आरटी भुगतान का समय आया तब राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जानबूझकर कई विद्यार्थियों को अपात्र दर्शाकर भुगतान रोक दिया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। प्रदेश में संचालकों के साथ अन्याय है। अगर निःशुल्क विद्यार्थियों का पूर्ण भुगतान राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा नहीं किया जाता है तो समस्त निजी विद्यालयों के संचालकों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन एवं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की रहेगी। सत्र 2020-21, 21-22 की भुगतान भी अति शीघ्र किया जाए। सत्र 22-23 के प्रपोजल बनाने की प्रक्रिया की इसी सत्र में प्रारंभ किया जाए, जिससे कि कोई विसंगतियां नहीं हो। वर्तमान सत्र तक का भुगतान मार्च तक पूर्ण किया जाए। साथ ही सत्र 20-21 से लेकर 22-23 में जिन विद्यार्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो रहे हैं उनके लिए ओटीपी की सुविधा चालू करें। कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा अगले सत्र से ली जाए। पूर्व में 2 वर्ष कोरोना काल में बीते हैं। वर्तमान में 4 माह बाद राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी किए हैं, जो कि विद्यार्थियों में तनाव भर रहा है।
विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। अतः श्रीमान से पुनः अनुरोध है कि निजी विद्यालय संचालकों की समस्याओं से त्वरित निराकरण करते हुए अनुग्रहित करें, अन्यथा संगठन को निजी विद्यालयों के एवं संचालकों के हित में आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल एवं मध्य प्रदेश शासन की रहेगी। मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था नागदा इकाई के द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में आकर दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से निजी विद्यालय जो हैं उनकी जो वर्तमान में समस्याएं हैं उसका उल्लेख किया गया है। विशेषकर जो कोविड काल के दौरान जो चीज़ें हुई थी, राइट टू एजुकेशन में जो फंड्स की जो इश्यूज़ थे वो अलग अलग इश्यूज़ उठाए गए हैं और भुगतान संबंधित संचालनालय से शीघ्र संचालनालय से पेमेंट करने के लिए इसमें आह्वान किया गया है, ऐसा रिक्वेस्ट किया गया है। इस संबंध में शासन स्तर से कार्रवाई होनी है, संचालनालय से कार्रवाई के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रकाशित करेंगे। नवीन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के मार्गदर्शन में शहर में 3 स्थानों पर शिविर का आयोजन किया गया। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फातिमा स्कूल व शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अलग अलग सत्र में शिविर को मास्टर ट्रेनर अशोक शर्मा, अजय सिंह सिसोदिया ने प्रशिक्षण दिया। एक फोटो लगाकर आप अपना नाम उसके अंदर जुड़वाएंगे। अब फोटो परिचय पत्र पहले जैसे नहीं आते हैं, अब बहुत सुंदर से फोटो परिचय पत्र आने लगे हैं। जैसा आप भरेंगे वैसा ही आएगा। आपका एड्रेस भी कुछ होना चाहिए। हो सकता है भविष्य में आप विदेश जाएं, पासपोर्ट बनाने की जरूरत पड़े और आधार कार्ड और अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग होगा तो फिर आपका पासपोर्ट ही नहीं बनेगा और कई जगह आपको तकलीफ आ सकती है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो एड्रेस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, हमारा नाम सही होना चाहिए, नाम की स्पेलिंग सही होना चाहिए। अगर आपने इससे कुछ इंग्लिश में अगर हमने कैपिटल लेटर में नहीं भरा तो वो डायरेक्ट ही वहां से उठाकर आपका नाम परिवर्तित कर देगा। हो सकता है वहां आई की जगह ही आ जाए और फिर आपको दिक्कत आ जाए। इसलिए हमारा नाम हमको बहुत सही तरीके से भरना है। सभी लोगों को अनिवार्य रूप से फॉर्म नंबर 6 भरकर अपना नाम जुड़वाना है। इसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए। सरकार ने इसको एक बहुत ही मतलब आंदोलन की तरह से कि सभी क्षेत्र में, सभी विद्यालय में, यहाँ भी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में, सब जगह सबसे संपर्क किया जाए। वो ग्रामीण क्षेत्र में और भी आपके साथी जो आपके साथ हैं, जो विद्यालय से जुड़े हुए नहीं हैं, उनके सबके भी आपको नाम जुड़वाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर हम बैठे हैं तो हम ही अपने नाम जुड़ाने बात करता हूँ। यहाँ से हमारे कार्य की दृष्टि नहीं हो जाती। हमको हमारे संबंध में हमारे भाई, हमारे कोई भी हमारे रिलेटिव हो, कोई हमारे मोहल्ले में हो, हमको उनको भी, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों में एक विशेष बात होती है कि वो किसी बात को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। यदि हमारी गलतियां हैं तो उसको भी स्वीकार करते हैं। जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, ये नहीं हो, वो अपनी बात, दूसरों की बात स्वीकार करने में बहुत थोड़ा सा समय लेता है, क्योंकि उसके मन में जो ग्रंथियां होती है वो बिल्कुल पक्की होती है कि जो हमने किया, जो हमने सुना वो सही। जबकि हम पुस्तकों से जुड़े हुए रहते हैं, हमारा नॉलेज अन्य बच्चों के माध्यम से भी, शिक्षकों के माध्यम से भी बढ़ता रहता है। ये ज्ञान का मंदिर है। आप सबसे निवेदन है कि 6 नंबर फॉर्म होता है आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 6 नंबर, वैसे 7 नंबर है, 8 नंबर है, लेकिन है ना। तो जीवित व्यक्तियों में क्या होता है, जीवित में क्या होता है, जीवित जन्म लेता है और जीवित में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, विकास होता है। तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की महिला विंग के कार्यकारिणी का विस्तार रविवार को चौथ माता मंदिर में किया गया, जिसमें जिले से आए महिला पदाधिकारीगण मौजूद थे। महासभा के भेरू सिंह चौहान व जीवन सिंह तंवर ने बताया कि महिला विंग की नगर अध्यक्ष प्रेम कुंवर चंद्रावत द्वारा कार्यकारिणी घोषित की गई है, जिसके नियुक्ति पत्र अतिथियों द्वारा वितरित किए गए। मुस्कुराओ आप लोग, सब सीरियस मूड में मत रहो, बिल्कुल।
नगर पालिका द्वारा आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए शनिवार की रात्रि में मुहिम चलाई गई। सीएमओ CS जाट के अनुसार अतिक्रमण दल प्रभारी पवन भाटी की टीम ने सबसे पहले मवेशियों को कम्युनिटी हॉल के आंगन में एकत्रित किया। इसके बाद काऊ कीचड़ वाहन में भरकर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर छोड़कर आए। इस दौरान वाहन शाखा प्रभारी अशोक परमार, अतिक्रमण दल के ओम प्रकाश आदि मौजूद थे। लाइट आगे लगेगी। धीरे एकदम भागे जाओ। चल दो। गाय के साथ उनका फोटो भी आएगा ना? आगे चंबल नदी से युवक का शव मिला। चंबल नदी में 13 अक्टूबर के दोपहर में डूबे युवक का शव रविवार की शाम को जूना नागदा के समीप चंबल नदी में मिला। क्या नाम है आपका? विष्णु। क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पर? वहाँ पे फिर दारू पिए, गाड़ी रोकी। हाँ। फिर दारू पी के फिर नहाने बैठे तो हाँ। 2 जने अंदर नहा रहे थे। हाँ। तो एक जना डूब गए ना, तो उसको निकालने के लिए यहाँ तक आ गया था। हाँ। फिर वहाँ से डायरेक्ट अंदर ही चले गए। हाँ। दारू पी के डायरेक्ट अंदर ही चले गए तो वहाँ तक देखा। हाँ। सर पे लगी उसको। हाँ। फिर वो पकड़ने भी आया। हाँ। तब तक उसको कुछ नहीं था। हाँ। फिर लगी ना सर पे। हाँ। तब हो गया तो बेहोश। अच्छा, कितने लोग थे वो लोग? वो 4-5 जने थे। कितनी ज़्यादा शराब पीते थे यहाँ पे वो? हाँ, वो आधा घंटा होगा शराब। थैंक यू बेटा, थैंक यू। पुलिस चंबल नदी पहुंची सर, क्या मामला है सर? अभी एक सूचना मिली है कि व्यक्ति नहा रहा था इधर बीच में से, तो वो बह गया है। उसी के संबंध में आए थे, चश्मदीदों से पूछताछ की है तो अभी बताया है। तो अब तो पानी बहुत तेज़ है, भंवर है, तो अभी तो कुछ दिखा नहीं है, मिला नहीं है। डेड बॉडी या जो भी है उसका पता कर रहे हैं, अभी तो कोई जानकारी नहीं मिली है सर। घटनास्थल पर चश्मदीदों द्वारा बताया गया था कि मोटरसाइकिल से आए थे, तो मोटरसाइकिल मिल गई है, उसको थाने ले जा रहे हैं और उसके बेस पर उसके नंबर रजिस्ट्रेशन सर्च करके उसके घर वालों का पतारसी वगैरह करेंगे और आगे की जो भी गलत कार्रवाई है वो की जाएगी। डूबे हुए व्यक्ति की उम्र कितनी बताई जा रही है? नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं है, यानी चश्मदीद इतना नहीं बता पा रहे हैं कितनी है। अंदाजन 30 के लगभग एक ने बताया है, पर कंफर्म नहीं है। टीआई श्यामचंद्र शर्मा के अनुसार युवक की शिनाख्त बेरछा रोड स्थित शिवपुरा निवासी धर्मेंद्र प्रजापत के रूप में हुई। मिली जानकारी के अनुसार जांचकर्ता अधिकारी योगेंद्र पाटीदार, प्रधान आरक्षक राजेश चंदेल ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और शव का PM करवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया।